अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि चाबहार में ये जो रेल प्रोजेक्ट चल रहा था, ईरान ने अब इंडिया को उससे अलग कर दिया है और ईरान की जानिब से कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि वो शायद खुश नहीं था कि कुछ आप लोगों की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर अमेरिकन दबाव था या अमेरिका असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था। तो आप इस हवाले से किसको किस नजर से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ईरान के साथ जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो लें, लेकिन उसके बावजूद भारत के रिश्ते उनके साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं, इंक्लूडिंग उस समय से जबकि ईरान का साथ ज्यादातर लोगों ने छोड़ा था। तो ईरान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो अब का नहीं है, टाइम टेस्टेड रिश्ता है। ठीक है, बिजनेस का मामला है, इंटरनेशनल रिलेशंस का मामला है, जिसमें चीजें कई बार ऊपर नीचे हो जाती हैं। जहां तक बात है चाबहार पोर्ट की, तो देखिए ऐसा है, इंडिया ने ये प्रोजेक्ट आज से नहीं, काफी टाइम हो गया तब से एक विन विन सिचुएशन पैदा करने के लिए किया था, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान और इवन जो लैंडलॉक्ड एशियन कंट्रीज हैं बाकी, उनको एक रास्ता मिले। जहां तक इंडिया के फायदे का सवाल है, तो इंडिया का फायदा इसमें सबसे बड़ा ये था कि यस, एक तो हम आपके जो ग्वादर पोर्ट पर जो चाइना बैठी हुई है, उसके सामने 70-80 किलोमीटर की दूरी पर हम बैठे हुए हैं, हम उस पर भी नजर रख पाए, वो एक अलग बात है। वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट कभी भी ग्रांट किया जा सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिकल बेनिफिट एशियन कंट्रीज को आना था, ईरान को आना था, अफगानिस्तान को आना था, भारत को आना था, कि अगर भारत में भी जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको जब सामान भेजते हैं तो उसमें तकरीबन हमें 60% सस्ता पड़ता और इसी तरह कम से कम 50% समय भी कम लगता। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये तीन था। जहां तक साथ देने की बात है, यस, इराक को हमने एक विन विन सिचुएशन दी, साथ ही साथ उसके रशिया तक को वो फायदा होता, ताजिकिस्तान को फायदा होता, तुर्कमेनिस्तान को फायदा होता, अफगानिस्तान को तो फायदा हो ही रहा था। तो अगर इसमें ऊंच नीच आ रही है, तो ये ऊंच नीच मेरे को लगता है अभी भी आज ईरान को कुछ पैसों का फायदा दिख रहा होगा, लेकिन उसे समझ आएगा थोड़े समय में कि फायदा था का। कर्नल साहब, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि ईरान उन मुल्कों में से है जिनके साथ हिस्टोरिकली आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे और इस रीजन के अंदर तो अब इक्का दुक्का मुल्क ही बचे थे कि जिनके साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर थे, लेकिन अब ईरान भी लगता है इंडिया से खुश नहीं है और उसकी एक वजह यह है कि आप अमेरिका के कहने पे फैसले कर रहे हैं। क्या ये तनकीद दुरुस्त होगी सर? ईरान के साथ हमारे जो रिलेशन है वो हमेशा से अच्छे रहे। ये एक चाबार के पीछे मत जाइए, अगर चाबार में ऊपर नीचे हो रही है कोई बात, मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इस समय उन्हें वो $400 बिलियन जो चाइना दिखाता है और जो करता है उसके बीच में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल पाकिस्तान से अच्छा और कौन जाए। जहां तक बात आ गई कि हमने वो जो $150 बिलियन जो देने थे, मैंने पहले भी बताया, देखिए वो एक एग्रीमेंट के तहत जाने थे। एग्जिम बैंक ने जिसने ये पैसा देना था उसको जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं मिले। ये बात डिप्लोमेटिकली भी रेज हुई है और अभी तक ईरान ने यही मेंटेन किया कि ये डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी से जल्दी देंगे। तो इंडिया की तरफ से जहां तक ये बात रही है, तो ये तो आप, मेरे ख्याल पूरा वर्ल्ड बहुत अच्छे से जानता है, आप अच्छे से जानते हैं कि जब यूएसए पाकिस्तान के साथ था तब भी हमारी एक अलग काम करने का तरीका और नीति थी। आज वो हमारे साथ है तो भी हमारी एक अलग अपनी नीति है काम करने की। ईरान के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। इवन कश्मीर के मामले पे भी सर ईरान ने कभी खुल के पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, कभी इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन इस साल फरवरी में जो दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, जिसके ऊपर जवाद जरीफ जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया और कंडेम किया उस चीज को, तो उससे भी थोड़े से दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हुए। तो कहने का मकसद ये है कि अपने यहाँ जो आपने की हुकूमत ने एक नफरत की सियासत की बुनियाद रखी है, हेट्रेड की बुनियाद रखी है, उसके होते हुए आप जो डिजिटल इंडिया का इमेज है वो बाहर नहीं भेज सकते। जो डोमेस्टिकली हो रहा है वो चीजें अफेक्ट करेंगी आपकी दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पे। नहीं, मैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की भी कह रहा हूँ
हालांकि मैंने ये बात उनके मुंह से नहीं सुनी है, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ सर अगर आप कह रहे उन्होंने, हैं और मुझे सॉरी टू, मैं जवाब देना आपको चाहिए। सॉरी सर अगर डिटेल दे देता हूँ। उन्होंने जो फरवरी में दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट्स की थी, और जिस पे इंडिया बाद में नाराज भी हुआ था, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ ने ये ट्वीट्स की थी सर। अथर काज़मी सर फिर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक बार इंटेलिजेंटली पढ़ते हैं, खुले दिमाग से पढ़ते हैं। हिंदू रॉयट्स कहां हो गए, मुझे तो ये बताइए पहले तो। देयर वर नेवर रॉयट्स इन दिल्ली, आई एम सॉरी। चश्मा पहनिए मेरी तरह, मेरे पास उम्र का है, आपको मैं बोलूंगा इंटेलिजेंस का चश्मा पहन। किसने कह दिया कि दिल्ली में रॉयट्स हुए थे? रॉयट्स में जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं हुए, वो मुस्लिम प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो भी पत्थरबाजी आपने टीवी पर जितनी आपने देखी, मैंने भी उतनी देखी, वो पत्थरबाजी वो शायद पुलिस पर कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन पर कर रहे थे कि नहीं भाई हमारे को ये चीज मंजूर नहीं है, हमें तो आपकी जो पॉलिटिकल सेटअप है वो आकर हमसे बात कर। सो देखिए, आप बोले जरूर, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वी कैन बी वेरी करेक्ट इन आवर वर्ड्स। देयर वर नेवर रॉयट्स इन दिल्ली इन February March. Please believe me, let us not spread a wrong message. मेरा आपसे दरखास्त है। दिल्ली में राइट्स हुए थे, जो लोगों के घर जलाए गए, जो मुसलमानों की दुकानें जलाई गई, कितने घर जलाए गए, क्या वो प्यार मोहब्बत में उसको राइट्स नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे सर? बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया, CNN ने उसको रिपोर्ट किया, यूरोपीय यूनियन ने उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली। आप ये चश्मा आप कब उतारेंगे सर कि आप जो सामने हुआ उसको ही नहीं मान रहे आप? तो फिर उसमें तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको वो नजर ही नहीं आ रहा कि जो राइट्स, लोगों के घर जल गए, लोगों को मारा गया, तो जो मुसलमान बंदों को लिंच किया जा रहा था, मारा जा रहा था, वो तस्वीरें पूरी दुनिया के प्रेस में आए, उधर से रिपोर्ट करते रहे, उन्होंने एक एक घर दिखाया कि ये मुसलमानों के घर जलाए गए, आपके अपने जर्नलिस्ट, और आप कह रहे हैं कि वहां पे राइट्स ही नहीं हुए सर। ईरान जैसा मुल्क जिसने कभी कश्मीर के ऊपर भी जुबान नहीं खोली थी, वो भी अब दिल्ली के राइट्स के ऊपर उन्होंने भी कह दिया कि यार इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, इंडिया यू नीड टू सॉर्ट योरसेल्फ आउट। तो अब कुछ हर कोई ये कह रहा है, तो सर सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना। देयर इज डोमेस्टिकली एक प्रॉब्लम है आपके मुल्क में, एक राइट विंग का राइज है, दुनिया भर की रिपोर्ट्स आई हैं। कल ही मैं एक रिपोर्ट लेके आऊंगा जो यूनाइटेड नेशंस ने इस हफ्ते भेजी है इंडिया को कश्मीर के हवाले से। उसमें जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है सर, उसके रैपोर्टर फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, रैपोर्टर फॉर रिलीजियस राइट्स, rapporteur for minority rights and a special rapporteur on torture, उन सब ने एक सवालनामा इंडिया को भेजा है जिसमें स्पेसिफिक केस हैं। तो वो रिपोर्ट मैं कल लेके आऊंगा और आज मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा, और आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। अब ये सारी दुनिया अगर ये कह रही, इससे पहले UN और EU की रिपोर्ट्स पे तो मैंने और आपने बातें भी की, हम सब गलत हैं, पाकिस्तान भी गलत है, नेपाल गलत, बांग्लादेश गलत, EU गलत, यूनाइटेड नेशंस गलत, मोदी जी और इंडिया ठीक है सर। बस नहीं, मैंने देखिए मैंने एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि कौन गलत है कौन सही। मैंने तो बोला मेरा काम है आपको चीजें बताना, उसे आप इवेलुएट कर लीजिए। जहां तक आपने यूनाइटेड नेशंस या ह्यूमन राइट की बात करी है, मुझे आप सच बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जहां पर ह्यूमन राइट रिलेटेड कोई ना कोई गलती ना हुई हो। मैं बात वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, गलती ना हुई हो, जरूर हुई हो। यूएस में हो गई, क्या बड़ी बात है। चाइना में क्या कम हुई है? वो आपको दिखे नहीं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं जो अदर इस्लामिक स्टेट्स जितने थे सब ने मिलकर अगर सिर्फ ये देख लिया होता कि चाइना ने क्या करा है, तो मेरे ख्याल काफी कुछ चीजें इतनी खराब नहीं होती जितनी कि इस समय चल रही हैं। जहां तक इंडिया का बात है, क्योंकि मुझे पूरा मेरा पूरा फर्ज बनता है कि इंडिया का परसेप्शन आपको मैं जरूर समझाऊं। देखिए, मैंने आपके यहाँ पहले भी बोला है 130 करोड़ लोग हैं। इन 130 करोड़ लोगों में हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पता नहीं कितनी जातियां और परिजातियां हैं, और इससे रिलेटेड ऑड इंसिडेंट्स होना मैं कभी नहीं बोलूंगा कि होता ही नहीं है, क्योंकि वो झूठ होगा। आप लोग बोलते हैं आपके यहाँ नहीं होता, आपको मालूम है कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि होता ही नहीं है। 130 करोड़ लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता। आप जिन राइट्स की बात कर रहे हो, देखिए
मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मैंने आपके यहाँ पहले भी बोला कि वो जो 2 साधु मारे गए, किसने मार दिए? तो लिंचिंग वालों ने मार दिए। उसमें जब वो सर वो मरे, उससे पहले उनकी नब्ज टटोल के पता किया जा रहा था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। देखिए, जब कभी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में कुछ एलिमेंट्स इसका फायदा जरूर उठाते हैं और इस प्रोटेस्ट को वायलेंट टर्न करने में उनकी साथ काट हो। ठीक, कोई कंट्री नहीं चाहता कि उसके यहाँ किसी भी तरह की डेथ हो। मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ छोड़िए, मैं तो चाहूंगा पाकिस्तान में किसी की डेथ ना हो। ठीक, अच्छा, मैं आपके आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, काफी हमारा टाइम हो गया सर। आपने कहा कि आप नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज या ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई इश्यूज हैं। जो शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान में इश्यूज नहीं है वो झूठ बोलता है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के हर मुल्क में इश्यूज होते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत इश्यू है, बहुत संगीन इश्यूज हैं, और वो उसको हमें जब तक हम मानेंगे नहीं हम उसको टैकल नहीं कर सकेंगे। तो जिस दिन आप हमसे पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल आपको हाजिर हैं, हम पूरा जवाब देंगे। जो भी हमारे मसाइल हैं उस पर हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम ठीक है और बाकी सब गलत हैं। बाकी दूसरी बात ये आ गई सर कि आपने कहा कि वहां पे साधु जो है उनको भी लिंच करके मार दिया गया। तो अगेन सर, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट हिंदूज और मुस्लिम्स और एनी, ये आप जिस तरह आपको भी पता और आप भी अक्सर ये बात करते हैं, ये इंसानियत का मसला है। चाहे साधु मरे या मौलवी मरे या रेबाई मरे या प्रीस्ट मरे या मुसलमान, सिख, हिंदू, ज्यू, कोई भी हो सर, सब इंसान बराबर हैं। पर जब एक नफरत की सियासत अपना पंजे गाड़ती है ना एक मुआशरे में, तो उसके विक्टिम सब लोग बनते हैं। फिर उसका वो ना वो रिलीजन को देखती है, ना कलर को देखती है, ना कास्ट को देखती है, और नफरत का फिजा ऐसी बनती है कि सब उसके अंदर जल जाते हैं। आप बेशक इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में आपको आखिरी क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूं ताकि आप दोनों क्वेश्चन कर दें। आखिरी क्वेश्चन सर मैं आपसे ये करूंगा कि अब ईरान ने जो ये फैसला किया है कि ऑब्वियसली इसने इंडिया को इस डील से बाहर निकाल दिया है, डू यू थिंक ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जो लद्दाख में मामला हुआ, अब बहुत सारे मुल्क ये देख रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना एक रीजनल पावर है एंड चाइना इज हियर टू स्टे। अगर इस रीजन के अंदर तरक्की करनी है, अच्छे तरीके से चलना है, तो वी हैव टू स्टैंड विद चाइना। बिकॉज अगर इंडिया जाके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया तो इंडिया तो अपने आप को, अपनी जमीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहा, लद्दाख का मसला उनसे हल नहीं हो रहा, तो वो हमारे इंटरेस्ट को कैसे लुक आफ्टर करेगा? क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है सारी चीज में सर? ये दो क्वेश्चन आपने आपका पहला वाला पार्ट मैं पहले लेता हूं, जो आपने कहा कि आपके यहाँ भी तकलीफ है, सब जगहों पर तकलीफ है, और मौत किसी भी तरह की किसी भी देश में ठीक नहीं। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आप, इसका इलाज है हूं मैं। जब तक आप और मैं, पब्लिक इसके खिलाफ नहीं खड़ी होगी कि नहीं, हमें इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए, हमें इस तरह की फौज नहीं चाहिए जो सिर्फ वायलेंस प्रीच करती हो, बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ हम ब्लेम करेंगे अपने पॉलिटिशियंस को, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेटअप जो है वो सुप्रीम है। आपके यहाँ आपको ब्लेम करना पड़ेगा अपनी आर्मी को, क्योंकि आपके यहाँ वो सुप्रीम है। दोनों ही देशों के लोग 99% कभी नहीं चाहेंगे कि कहीं पर किसी की भी डेथ हो, चाहना भी नहीं चाहिए। इंसानियत ये कहती है, और आपका और हमारा जन्म जिस हिंदुस्तान से हुआ है वो इंसानियत वाला हिंदुस्तान रहा है, हमें उससे अलग नहीं होना चाहिए। जहां तक ईरान की बात है, और उसमें आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि ईरान ने सोचा होगा कि जहां चाइना के साथ जो इस समय नहीं जाएगा तो शायद उसको वो पैसे $400 बिलियन नहीं मिलेंगे। ईरान इतना गिर नहीं सकता कि $400 बिलियन के लिए अपने कैरेक्टर को बेच दे, मुझे नहीं लगता। किसी भी कंट्री को अगर झुकना पड़ रहा है पैसों के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो अपने आप में और कमजोर होगी, बढ़ेगी नहीं। आप बढ़ना चाहते हैं तो अपनी इकोनॉमी को लेकर अपने पैरों पर पहले खड़े होइए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हाँ हम किसके साथ चलेंगे और किसके साथ नहीं चलेंगे। इंडिया का आपके यहाँ जो इस समय इंप्रेशन चल रहा है, जैसा आप अभी कन्वे कर रहे हैं कि हम यूएस के हिसाब से चल रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस कम हो रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान? हमें तो कम नहीं हो रहे, क्योंकि हम
हमने जो पिछले 10-20 साल से जो मुहिम चलाई है वो ये चलाई है कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होकर हम डिसाइड करेंगे अपने लिए क्या ठीक है या क्या गलत है। अगर कोई एक कंट्री सोच रहा हो कि वो उसके कहने से भारत अपनी पॉलिसी बदल देगा, मेरे ख्याल अब वो दिन नहीं रहे, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन अपने आप में इतनी जागरूक हो गई है कि इसकी कोई लिमिट नहीं रही है। जहां तक चाइना और इंडिया के बॉर्डर की आपने बात करी है, तो ये आपको भी दिख रहा होगा, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि कितना हाई हेडेड होने के बावजूद चाइना को वापस जाना ही पड़ेगा उस जगह तक जहां से उसने चलना शुरू किया था। अगर आज जो कल वाली फिंगर 8 की जो डिस्कशन है, आप देखिएगा, ये मेरा आपको पूरा वादा है, फिंगर 8 से पीछे था वो पीछे रहेगा, जाना पड़ेगा। पीपी 14 पर उसने दिखाने की कोशिश करी थी, जो भी हुआ उसे मालूम है, सबको मालूम है। हो ही नहीं सकता कि वो फिंगर पीपी 14 के ऊपर रुक जाए, हटा ना। देखिए, चाइना ने जो पॉलिसी पिछले 40-50 साल चलाई है, अब उसे दिख रहा है कि ऐसा नहीं होगा। एंड बड़ी क्लैरिटी के साथ है, 87 में उसे दिख गया कि इंडिया अगर मारपीट पर आ गया तो फिर इसका कोई कंपैरिजन क्यों? क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में बड़े फक्र से कहता हूं, ये वो इंडियन आर्मी की सेना खड़ी है जो सर पर कफन बांधे है और शहादत देने में अपने आप को होड़ लगा कर बैठी है कि तुमसे पहले मैं जाऊंगा मेरे देश के लिए। इस तरह के देश से कहीं कोई पंगा नहीं ले पाएगा। ये कहा कि ईरान का ऐसा कैरेक्टर नहीं है, वो इतना नहीं गिर सकता कि 400 मिलियन के लिए वो इस तरह की कोई हरकत करे। लेकिन शुरू में इसी डिबेट में शुरू में आपने कहा था कि ईरान को अब 400 मिलियन दिख रहे हैं इसलिए वो उधर जा रहा है, तो वो ये मान लो। यस, मैं अभी भी कह रहा हूं, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि उन्हें इस समय वो 400 बिलियन डॉलर दिख रहे हैं, इसलिए आंखों पे पट्टी बंध गई। लेकिन वो देश अपने आप में इतना गिरा हुआ नहीं है कि सिर्फ 400 बिलियन के लिए सब कुछ कर बैठेगा। वो एक समय है, 400 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ईरान इज अ बिग कंट्री। जिस तरह का पैसा उनके पास है, जितना पैसा वो और कर, देखिए मैंने पहले भी कहा, मजबूरियां हैं। आज उसको मजबूरी लग गई। सर ये नहीं आपकी सारा आ गया, ऑब्वियसली अब काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब इससे तफसीलन हम दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिरी कमेंट में सिर्फ ये इतना दूंगा कि मजबूरियों के अलावा ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपसे किसी चीज से नाराज हो, तो कभी ये भी तो आपको थोड़ा सा मतलब कि आप आखिरी कमेंट इस पे कर दें कि हो सकता है कि वो जेन्युइन रिजर्वेशंस हो उनके आपके बारे में, और हो सकता है कि उनको कोई गिला शिकवा हो, और वो पूछने के बजाय अगर हम उनको सिर्फ ये कहें कि उनकी मजबूरियां हैं, तो वुड यू थिंक कि विल कम टू सम सॉर्ट ऑफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? मैं फौजी, मेरी फौज, मेरा देश, मेरे देश की सरकार हर उस चीज पर विश्वास करती है जो जायज हो। अगर उनके हमारे बीच में कोई भी जायज रीजंस हैं जिनके वजह से अगर उन्हें कोई दुख हुआ है या हमने उन्हें किसी तरह से हर्ट किया है, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ कह रहा हूं, मैं और मेरा देश ओपन है इस बात के लिए कि यस, वी विल डिस्कस विद देम, व्हाई नॉट।